यूं तो राजनीतिक दलों के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन आम लोगों की समझ इसमें बेहद कम है। लेकिन फिर भी ये मामला इसलिए बार बार चर्चा में आता रहता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर फरवरी महीने में एक जजमेंट पेश किया था। इस जजमेंट के बाद एसबीआई जो भारतीय स्टेट बैंक है और चुनाव आयोग को एक डाटा पेश करने के लिए कहा गया था, ताकि वो ये बताए कि भारतीय राजनीतिक दल है उन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए हासिल किए हैं फंड के तौर पे। इसके बाद से ये मामला चर्चा में है। फिलहाल ये मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके खिलाफ कर्नाटक की एक कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ये केस दर्ज करने का आदेश 2019 से 2023 के बीच जो पैसे वसूले गए इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे, उसी पर केस दर्ज करने का आदेश किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर दर्ज हुए केस की। इस केस को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। साथ ही विपक्षी दलों के पास भी एक नया हथियार लग गया है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले विपक्षी दलों के हाथ में एक नया हथियार लग गया है। समझना जरूरी है कि यह मामला आखिर क्या है। आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच अनिल अग्रवाल नाम के एक व्यवसायी से 230 करोड़ रुपए और अरविंदो फार्मेसी से 59 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर लिए गए। ये पैसे जो लिए गए, इस मामले में सिर्फ निर्मला सीतारमण का ही नाम नहीं शामिल है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी नाम शामिल है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेताओं के नाम शामिल है। लेकिन फिलहाल सिर्फ निर्मला सीतारमण पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ये वही निर्मला सीतारमण है जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि हम अगर गवर्नमेंट में वापस आए तो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वापस लेके आएंगे। इसी बीच ये समझना जरूरी है कि फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या बात कहा था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था और फरवरी में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ रूप से कहा कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, गलत है। आप इलेक्टोरल बोर्ड से जुड़ी जो जानकारी है उसे छुपा नहीं सकते हैं, ये गलत है। इसलिए उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक और चुनाव आयोग को इसका डाटा जारी करने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने इसका डाटा भी जारी किया 21 मार्च 2023 को। उसके 2024 को माफ कीजिएगा 2024 में आंकड़ा जारी किया। उस आंकड़े से पता चलता है कि 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे पैसे दिए हैं। और इसमें ये जो आंकड़ा था, ये सिर्फ यहीं तक का आंकड़ा नहीं था, इसके बाद का भी आंकड़ा था जो सार्वजनिक नहीं हो पाया। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, इसमें सबसे दिलचस्प पहलू है कि जो सबसे ज्यादा पैसे भारतीय जनता पार्टी को गए हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरे दलों का नाम आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये वही पार्टी है जिन्होंने कहा था कि चुनाव में पारदर्शिता लाने और फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का होना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को पिछले 5 सालों में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कितने पैसे मिले हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो 2018 से 19 के बीच में बीजेपी को 1450 करोड़ रुपए मिले हैं। उसके बाद वहीं पर बात कर लेते हैं तो कांग्रेस को 383 करोड़ रुपए मिले थे। 2019-20 की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी को 2555 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को 318 करोड़ रुपए मिले। 2021-22 की बात कर ले तो बीजेपी को 22.38 करोड़ ही मिले और कांग्रेस को 10 करोड़ रुपए मिले। लेकिन 22 और 23 में जो आंकड़े आए हैं, 22 का जो आंकड़ा है उसमें 1032 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले और 2022-23 में बीजेपी को 1300 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये जो आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और इस फायदे की वजह से भारतीय जनता पार्टी इसके सपोर्ट में रही है। लेकिन अब उन्हीं के दल के एक बड़े नेता के खिलाफ, एक बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, तो पार्टी की तो फजीहत हुई ही है। साथ ही इस स्कीम को लाने वाले और इस स्कीम का समर्थन करने वाले लोग भी कटघरे में खड़ा हो गए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस मामले को लेकर कोर्ट जो अगले 10 अक्टूबर को सुनवाई करनी है, उसके बाद इस मामले में क्या होता है। क्या ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां पार्टी का क्या पक्ष रहता है, निर्मला सीतारमण का क्या जवाब रहता है। और साथ रूप से ये जोड़ना जो है बेहद जरूरी है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने
साफ रूप से निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देने की मांग की है, कि कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अगर इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो अब समझने की जरूरत है कि कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले विपक्षी दलों के हाथ में एक बड़ा हथियार लग गया है, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें न खड़ी कर दे। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।